चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाई जो आज 4,000 किलोमीटर है, जो मात्र 500 किलोमीटर थी, उसमें 8 गुना वृद्धि हुई है। यदि मैं एयरपोर्ट्स के इस दृष्टिकोण से देखूं, हम सब जानते हैं कि जहां एक तरफ उड़े देश का आम नागरिक इस संकल्पना के साथ में हवाई किराए को कम किया गया, वहीं दूसरी तरफ देश में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में भी एक अभूतपूर्व छलांग देश ने पिछले 9 साल में लगाई है। हवाई अड्डों की संख्या जो 74 हुआ करती थी, आज देश में वो बढ़ दुगनी होकर के 149 हवाई अड्डे फंक्शनल हो गए। इसी तरह से देश में वाटरवेज को बढ़ाने के दृष्टिकोण से एक तरफ सागरमाला परियोजना के माध्यम से देश के बंदरगाहों को सुदृढ़ करने की दिशा में काम किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह स्पष्ट सोच कि हमारा कोस्टल एरिया जो है वो हमारा डेवलपमेंट का गेटवे है और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करके हम आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सशक्त कदम आगे बढ़ा सकते हैं। देश के पुराने बंदरगाहों को, कार्यशील बंदरगाहों की इफेक्टिविटी और फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए काम हुआ और साथ ही साथ में नए बंदरगाहों के निर्माण के लिए भी काम हुआ है। आज देश के बड़े बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी उन बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के प्रयासों के चलते हुए दुगनी से ज्यादा हो गई है और इसके साथ साथ में देश में इनलैंड वाटरवेज को पहचान करके देश में 100 से ज्यादा इनलैंड वाटरवेज की संकल्पना करते हुए उस पर भी तेज गति से काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। यदि मैं वाटरवेज से आगे बढ़कर के रेलवेज की बात करूं तो देश ने एक अभूतपूर्व क्रांति और परिवर्तन जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देखा है। एक तरफ जहां वंदे भारत और नमो भारत जैसे आधुनिक सेमी हाई स्पीड रेलवे संचालित होते हुए हम सब देख रहे हैं, वहीं देश में रेल मार्गों का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जिस गति से हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है, अकल्पनीय भी है। आज देश के लगभग 90% से ज्यादा रेल मार्गों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी कल संसद में अपना वक्तव्य देते हुए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देते हुए कह रहे थे कि यदि जिस गति से पहले इलेक्ट्रिफिकेशन होता था उसी गति से इलेक्ट्रिफिकेशन होता तो शायद देश को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अभी 70-75 साल तक और इंतजार करने की आवश्यकता थी। इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ में डीकंजेशन के लिए जिस तरह से लाइनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, नए रेल मार्ग बन रहे हैं, आधुनिक कोचेस बना करके जहां एक तरफ रेल के यात्रा को के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में काम हुआ है, वहीं आधुनिक रेलवे स्टेशंस के निर्माण के दृष्टिकोण से भी देश ने एक नई क्रांति को महसूस किया है, अनुभव किया है। आज देश भर में 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस के आधुनिकीकरण का काम चल रहा है और एयरपोर्ट की तर्ज पर हमारे जो है वो रेलवे स्टेशंस बने। इस दृष्टिकोण से भारत में एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है। यदि मैं मेट्रो रेल्स की बात करूं तो पिछले 10 साल के इस कालखंड में जिस तरह से मेट्रो रेल के क्षेत्र में भारत में काम हुआ है, आज भारत दुनिया में तीसरे बड़े मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। इसी तरह से यदि डेटाबेस की बात की जाए, देश का प्रत्येक गांव ब्रॉडबैंड से जुड़े, इस दृष्टिकोण से जो योजना प्रारंभ की गई थी वो योजना आज धरातल पर साकार होती भी दिखाई दे रही है। अगर मोबाइल डेटा नेटवर्क के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में जिस तरह से एक तरफ 5G रोल आउट हुआ,
स्वदेशी तकनीकी के साथ में रोल आउट हुआ, और वहीं दूसरी तरफ भारत में मोबाइल कम्युनिकेशंस के लिए टावर इरेक्शन की दृष्टिकोण से भी दुनिया में सबसे तेज गति से काम होने वाले देशों की श्रृंखला में हम आकर के खड़े हुए हैं। डेटा कनेक्टिविटी के साथ में डेटा की प्राइसेस को कम करने की दृष्टिकोण से जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ, आज उसका प्रभाव भी चहुं दिशा में दिखाई दे रहा है। एनर्जी के सेक्टर में यदि मैं बात करूं तो एनर्जी ट्रांसमिशन का नेटवर्क जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ हुआ, हमारे ग्रिड के इंप्रूवमेंट पर जिस तरह से काम हुआ है, ग्रिड की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जिस तरह से काम हुआ है, उसका प्रभाव बिजली की आपूर्ति पर अब दिखाई देने लगा है। मुझे स्मरण आता है उस समय में जब 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, और सरकार बनने के समय के कुछ ही समय बाद जब देश का यान मंगल ग्रह पर पहुंचा था और लोकसभा में इस देश की सफलता को लेकर के संसद में चर्चा हो रही थी, सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देश की सरकार को बधाई दे रहे थे, कुछ अपने राजनीतिक मजबूरियों के चलते हुए उसके राजनीतिक दृष्टिकोण से टिप्पणी कर रहे थे। मुझे भी एक नए सांसद के रूप में बात करने का अवसर मिला था, तब मैंने कहा था कि देश बेशक मंगल ग्रह तक पहुंचा है, आने वाले समय में हम चांद तक भी पहुंचेंगे, शायद उससे भी आगे हम चले जाएंगे, लेकिन मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूं, मैंने कहा था कि पश्चिम राजस्थान के उस क्षेत्र में लाखों परिवार ऐसे हैं जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि उसके बाद सौभाग्य योजना और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, इन दोनों योजनाओं की संकल्पना की, और 1000 दिन में देश के 18,400 से ज्यादा ऐसे गांव, ऐसी पंचायतें जहां बिजली 21वीं शताब्दी में भी नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंची, और देश के हर घर में बिजली पहुंचाने के संकल्प को भी साकार होते हुए हम सब ने देखा है। बिजली की आपूर्ति बढ़े, इसको लेकर के देश के भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए देश में एक तरफ जहां ग्रिड्स के स्टेबलाइजेशन और सुदृढ़ीकरण पे काम हुआ, आईपीडीएस स्कीम के माध्यम से देश के सरकार ने राज्यों में विद्युत आपूर्ति के अवसंरचना तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए दिशा में निवेश किया। वहीं दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी के उत्पादन के दृष्टिकोण से भी विश्व के इस मानचित्र पर, सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के मानचित्र पर अपने आप को एक उदीयमान सितारे के रूप में स्थापित किया है। इसी के साथ साथ में भविष्य के ईंधनों के दृष्टिकोण से देखते हुए हाइड्रोकार्बन फ्यूल पर डिपेंडेंसी को कम करना, और उस लक्ष्य को लेकर के जो ब्लेंडिंग इन हाइड्रोकार्बन फ्यूल का कमिटमेंट जो भारत का था, उस कमिटमेंट से बहुत पहले उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त की है। इसी के साथ साथ में एथेनॉल ब्लेंडिंग से आगे बढ़कर के एथेनॉल के निर्माण और एथेनॉल ब्लेंडिंग से आगे बढ़कर के यदि मैं फ्यूचर फ्यूल की तरह हाइड्रोजन को देखूं, तो भारत ने देश के उन चुनिंदा देशों में जिन्होंने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण की पॉलिसी को न केवल घोषित किया, अपितु उस दिशा में तेज गति से काम करते हुए विश्व के अनेक देशों के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति के करार भी भारत में किए हैं। और मैं ये मानता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उठाया गया ये ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में, निर्माण की दिशा में कदम भारत के आने वाले समय में भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को न केवल पूरा करेगा, अपितु भारत के एनर्जी रिक्वायरमेंट की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विश्व के एनर्जी सेक्टर में भी भारत को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्थापित करेगा। मित्रों, एनर्जी के दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं तो एनर्जी के पोर्टफोलियो में बिजली केवल 17% ही कंपोनेंट होता है। शेष
एनर्जी के अदर फॉर्म्स जो हैं वो उसके महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ऐसे में जहां भारत एनर्जी के अदर देन इलेक्ट्रिसिटी सारे कंपोनेंट्स पर आयात पर निर्भर था, आज हाइड्रोजन क्रांति, ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भारत सरकार के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए कदमों के चलते हुए बढ़ती हुई हमारी कैपेसिटीज, इनके चलते हुए आने वाले समय में मैं ये देख सकता हूं कि भारत जो एनर्जी के डिफरेंट मीडिया का आयातक देश था, इंपोर्टर कंट्री थी, नेट इंपोर्टिंग कंट्री थी, वो आने वाले समय में सेल्फ सस्टेनेंस को प्राप्त करते हुए जिस दिशा में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, भारत दुनिया का एनर्जी निर्यातक देश बनने वाला है, जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री से लेकर के एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री की तरफ भारत के ये एक बढ़ते हुए कदम और भारत की बदलती हुई तस्वीर का परिचायक है। इसी तरह से क्योंकि विश्व में आज बिना तार के कम्युनिकेशन या सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन का जो है वो दौर चल रहा है। सैटेलाइट लॉन्चिंग में भारत ने विश्व में पहला नंबर प्राप्त किया ही है और दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र का भी प्राइवेटाइजेशन करते हुए इस क्षेत्र में पब्लिक के इन्वेस्टमेंट की दिशा को खोलते हुए इस दिशा को नई